नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे आ गए 9 सीटों के। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है और 2 सीट केवल समाजवादी पार्टी के खेमे में गई है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर इन 9 सीटों पर जो चुनाव हुए तो 7 सीटों पर हार के कारण क्या रहे समाजवादी पार्टी के। हालांकि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया और कह दिया कि इसमें करप्शन है, इलेक्शन में करप्शन है और असली संघर्ष अब शुरू होगा, यानी कि असली लड़ाई अब शुरू होगी। तो क्या वाकई रणनीति बदलने का समय आ गया है? अखिलेश यादव की अगर हम बातें देखें तो क्या समाजवादी पार्टी अब रणनीति बदलने जा रही है, और या फिर अभी ये 7 सीटें क्यों हारी समाजवादी पार्टी, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रशांत शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। प्रशांत भाई, बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत भाई, सुबह से हम लोग भारत एक सोच पर लगातार लाइव थे। हमने देखा किस तरह से आगे पीछे हो रहा था। बहुत सारी सीटें हैं, कोई ऐसी सीट जिसका जिक्र आप करना चाहें कि आखिर वहां पर क्या वजह क्या रही और क्यों हारे? देखिए, कटहरी जो बहुत इम्पोर्टेंट सीट है। देखिए, लालजी वर्मा बहुत सीनियर पर्सन हैं, सांसद हैं, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कुर्मी नेताओं में से एक हैं। वो सीट का हार जाना अपने आप में समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा धक्का है। और इस सीट की हार की जो मुझे वजह समझ में आती है, एक तो देखिए 4 से 5% जो जीत हार का जो मार्जिन होता है, वो तमाम सारे लोग जिस किसी से भी आप पूछेंगे वो आपको बता देगा, कोई भी पॉलिटिकल पंडित तो बता देगा कि ये जो उपचुनाव होता है प्रशासन का और शासन का चुनाव होता है, पुलिस प्रशासन का चुनाव होता है, ख़ासतौर पर बाई इलेक्शन। बावजूद इसके मुझे एक और खामी नज़र आती है कि यहाँ पर जब लालजी वर्मा के वहाँ पर जो नेपोटिज़म को लेकर के सवाल उठ रहे थे लोकल स्तर पर, मुझे लगता है उन चीज़ों को लखनऊ में बैठे जो बड़े नेता हैं उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्के में लिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर धर्मराज निषाद ने खेल कर दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये रही कि समाजवादी पार्टी के जो वहाँ के जो लोग टिकट डिमांड कर रहे थे, कैडर के लोग, उनको समझाने का प्रयास मुझे लगता है उस लेवल पर नहीं हुआ जिस लेवल पर भारतीय जनता पार्टी ने धर्मराज निषाद को टिकट दे करके अपने लोगों को समझाया और शांत करा लिया। इसका नुकसान वहाँ पर उठाना पड़ा। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट सीट है, मुझे लगता है फूलपुर में बहुत ज़बरदस्त मेहनत वहाँ पर समाजवादी पार्टी कर रही थी। मुस्तफ़ा सिद्दीकी लगातार मेहनत कर रहे थे। 22 में 2700 वोटों मैं फूलपुर पर आऊंगा, लेकिन अभी क्या है प्रशांत भाई कि इससे पहले नाम चल रहा था भीम निषाद का, जिनको सुल्तानपुर से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने टिकट दिया था और उसके बाद टिकट काट दिया था। और ये कहा जा रहा था कि अब विधानसभा चुनाव उनको अखिलेश यादव लड़ाएंगे, उपचुनाव लड़वाएंगे, और कटहरी से उनका नाम चल रहा था। तो एक तरफ निषाद वर्सेस निषाद होता तो शायद यहाँ पर तस्वीर बदलती। बिल्कुल तस्वीर बदलती। और भीम निषाद का नाम देखिए, भीम निषाद अपने आप में बड़ा नाम है। मुझे लगता है कि कम से कम वो आरोप जरूर धुल जाते शुभावती वर्मा के नाम के आगे से, लालजी वर्मा के नाम से आगे, जिनमें से ये कहा जा रहा था कि भाई एक ही परिवार राजनीति करेगा, एक ही परिवार सांसद बनेगा, एक ही परिवार विधायक बनेगा। तो इन आरोपों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है। और एक बड़ा कारण उसके पीछे, देखिए, एक ही कारण नहीं होता है जीत और हार का, उसके कई कारण होते हैं। एक कारण तो सबको समझ में आ रहा है कि सत्ता ने प्रशासन और पुलिस का गलत इस्तेमाल किया, बेजा इस्तेमाल किया, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन रणनीतिक तौर पर चूक कहाँ हुई, ये भी हमें और आपको समझना पड़ेगा। रणनीतिक तौर पर चूक यहीं पर समाजवादी पार्टी से हुई, कम से कम कटहरी विधानसभा सीट पर। मैं फूलपुर की बात कर रहा था। फूलपुर में आप देखिए, मौर्य कैंडिडेट चुनावी मैदान में था 2024 में, और 28,000 की लीड इस सीट से यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने हासिल की थी। लेकिन इसी सीट पर 6 महीने बाद उपचुनाव होते हैं और इसी सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाती है। जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो मौर्य वोटर कंसोलिडेट होकर के 24 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ गए थे, उनका शिफ्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो गया बिकॉज ऑफ मुस्तफ़ा सिद्दीकी। मुस्तफ़ा सिद्दीकी का कई जगहों पर विरोध भी देखने को मिला था। और केसरी देवी पटेल के बेटे हैं, जिनको दीपक पटेल जो चुनाव लड़ रहे थे, उनका अपना एक प्रभाव था, एक उनका लगाव है लोगों के बीच में, अपनी उनकी एक पैठ है। तो मुझे लगता है कि वहाँ एक जो बटोगे तो कटोगे का नारा चला मुस्तफ़ा सिद्दीकी को लेकर के, ये बड़ा नुकसान किया समाजवादी पार्टी को। और दूसरा, वहाँ पर मौर्य बिरादरी जिसके आश्रय समाजवादी पार्टी ने मुस्तफ़ा सिद्दीकी पर दांव लगाया था, वो मौर्य बिरादरी का वोटर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। इसीलिए वहाँ पर समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। बहुत बड़ा अंतर नहीं है जीत हार का,
लेकिन जितना अंतर है उस अंतर में भी ये बड़ा फैक्टर है। जीत हार का अंतर आपको देखना है तो आप कुंदरकी जाइए, कुंदरकी में पता चल जाएगा। देखिए कुंदरकी का जो फैक्टर है वहाँ पर मुझे लगता है कि रणनीतिक तौर पर चूक कम, वहाँ पर सत्ता, शासन, प्रशासन और पुलिस का बेजा इस्तेमाल ज़्यादा हुआ। क्योंकि रणनीतिक तौर पर जब चूक होती है तो आप चुनाव बहुत ज़्यादा 20,000 के मार्जिन से हार जाते, इससे ज़्यादा नहीं हारते। क्योंकि आप देखिए 4 बार 5 बार के विधायक हाजी रिजवान, आप उनको उनकी ज़मानत जब्त करा दे रहे हैं, ये एक बड़ा कारण। और दूसरा आप देखिए उपचुनाव में जब मतदान हुआ था, हम सुबह से ये बात कहते चले आ रहे हैं कि जब उस सीट पर जिस पर 70% मतदान हुआ था 2022 में 3 साल पहले, उसी सीट पर 3 साल बाद, 2.5 साल बाद जब उपचुनाव हो रहे हैं तो 57% उपचुनाव में मतदान रह जाता और 62% उस पर मुस्लिम वोटर हैं। तो सीधा सीधा आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ पर वोटिंग जो परसेंटेज है उसको डिक्रीज करने के लिए हर गुणागणित अपनाया गया। और वो हमने देखा भी, हाजी रिजवान लगातार कह रहे थे कि 250 से ज़्यादा पोलिंग बूथ पर तो उनके एजेंट नहीं बैठाने दिए, लगने दिए। तो अपने आप में उस समय ही ये तस्वीरें सामने आ रही थी और किस तरीके से पुलिस प्रशासन की मार्च किया जा रहा था। अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट किया था। तो इसमें एक लाइन की बात है, पहली बात मुसलमानों के भीतर रामवीर सिंह ठाकुर जिस तरीके से निकलते थे, इससे पहले देखिए तीसरी बार चुनावी मैदान में थे रामवीर ठाकुर, लगातार चुनाव हार रहे थे, इस बार वो चुनाव जीत गए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनको लेकर के मुसलमानों में थोड़ी बहुत सहानुभूति भी थी कि देखिए 3 बार से ये लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और हार रहे हैं, इस बार कुछ करते। एक ये एंगल था और दूसरा शासन और प्रशासन का जो बेजा इस्तेमाल, ये दोनों चीज़ें मिलकर के यहाँ पर रामवीर ठाकुर को एक बड़े मार्जिन की तरफ लेकर के गई। तो ये कुंदरकी की बात थी। एक और चर्चा बहुत चल रही है इस समय कुंदरकी में, ये भी कहा जा रहा है कि चलिए ठीक है, मुस्लिम जो समुदाय है उसने बीजेपी को पसंद किया है और वोट दिया है, ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। दूसरा, करहल की अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि 18,000 वोटों की लीड, 14,000 वोटों की लीड कुछ होती है क्या 15 से 20,000 करहल जैसी जगह पर? देखिए 14,700 कुछ वोटों की लीड है तेज प्रताप यादव की। मुझे लगता है कि ये जो लीड है, जो लोग कह रहे हैं कि ये लीड नहीं है, मतलब भर की लीड नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। क्योंकि आप पहले वोटिंग परसेंटेज देखिए करहल का, आप ये जो उपचुनाव का वोटिंग परसेंटेज है और 2022 के वोटिंग परसेंटेज से आप उसको जब कंपेयर करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितने परसेंट वोटिंग में कितना परसेंट वोट शेयर समाजवादी पार्टी ले करके आई है, तब आपको पता चलेगा। जब वोट पड़े ही नहीं है तो वोट आएंगे कहाँ से? वोट पड़ेंगे नहीं तो वोट आएंगे कहाँ से? तो आपको उस तरीके से आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि 14,000 का मात्र मार्जिन, आप देखिए चेहरे भी कौन से थे और चुनाव भी किसका था। उपचुनाव ऑलरेडी 4%, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, 4% सत्ता और शासन लेकर के चलता है। अभी यहीं पर इन्हीं 9 सीटों पर अगर मुख्य चुनाव होता, 9 उपचुनाव को लेकर के अलग अलग तस्वीर होती, एकदम अलग तस्वीर होती। हिम्मत नहीं थी कि कुंदरकी से इतनी ज़्यादा रेशियो में ले जाकर के रामवीर सिंह ठाकुर चुनाव जीत जाते। तारीफ करनी पड़ेगी सीसामऊ की। बिल्कुल, सीसामऊ की तारीफ़ करनी पड़ेगी। और मैं जब लाइव में बैठा था उस वक्त मैं एक बात कह रहा था, आपको याद होगा कि जब आप शुरुआत से एक अच्छी लीड ले लेते हैं तो फिर कई बार वो जो खाई होती है वो पाट नहीं पाती है सत्ता, इनकम्बेंट गवर्नमेंट। और वही बात हुई सीसामऊ में। नसीम सोलंकी ने शुरुआत से जो लीड बनाई, एक टाइम पे 32,000 की लीड लेकर के चल रही थी, लेकिन आप देखिए कि कहाँ पर आकर के वो जीती, 8,500 वोटों का मार्जिन। सुरेश अवस्थी ने अच्छी फाइट वहां पर की। अब उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई इतनी तस्वीरें निकलकर सामने आई, नसीम सोलंकी ने खुद इतने आरोप लगाए, समाजवादी पार्टी ने सीसामऊ सीट पर इतने आरोप लगाए और उसके बावजूद 8,500 की लीड लाना ये बड़ी बात है। मैं वही चीज़ आपसे कह रहा हूँ, नसीम सोलंकी जब आपके साथ इंटरव्यू में बैठी थी तो वो लगातार आपसे ये कह रही थी कि सत्ता, शासन, प्रशासन, पुलिस वहाँ पर लगातार जो है वोट नहीं करने दे रही, पर्चियाँ चेक कर रही है, वोटर आईडी कार्ड पुलिस चेक कर रही है, भगाया जा रहा है लोगों को, रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं, सड़क खुदवा दी गई। इन सब के बावजूद इस बात की दाद देनी पड़ेगी नसीम सोलंकी को कि पहला चुनाव उनका पॉलिटिकल डेब्यू था और उन्होंने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के धागे खोल दिए। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और जिस एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह वो नजर आए, उनको पता था कि कौन कौन से सेंटीमेंट इस चुनाव में उनको भुनाने हैं, उनको पता था कि सिंपैथी फैक्टर काम करेगा। वो लगातार उसी एंगल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई। वो शिवाला जाती हैं, वो भगवान शिव के दर्शन पूजन करती हैं,
एक वहाँ से नैरेटिव सेट होता है दलित वोटर्स के बीच में, जो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है सीसामऊ सीट पर। तो ये जो फैक्टर्स थे, ये नसीम सोलंकी को एक मैच्योर पॉलिटिशियन होने का एक बड़ा प्रमाण भी देते हैं। ये सिर्फ जीत नहीं है, ये उपचुनाव की जीत, अगर विपक्ष जीतता है तो वो एक बड़ी जीत मानी जानी चाहिए मुझे लगता है। और सीसामऊ जैसी सीट पर जहाँ से सांसद नहीं बने हैं विधायक, वहाँ से नसीम सोलंकी के जो पति हैं इरफान सोलंकी, वो अयोग्य करार दिए गए हैं इतने बड़े केस के बावजूद। और उससे पहले उनका कोर्ट में मामला था जमानत को लेकर के, मेरे ख्याल से उनके अयोग्य करार देने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में था। उस पर भी बहुत ज़्यादा कुछ आप ये कह सकते बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि आप ये समझिए कि कोर्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज नहीं था, लेकिन जो भी मैसेज था जमानत का मैसेज था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर नसीम सोलंकी ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया और जीत तक खींच के। मीरापुर में क्या हो गया? मीरापुर में देखिए, मीरापुर में जो जाट वोटर्स थे, जाट वोटर्स समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं आए। आरएलडी की वजह से वो भाजपा में गए। 2009 में मेरे ख्याल से उपचुनाव यहाँ पर एक बार मिथिलेश पाल जीत चुकी हैं, और वहाँ उस समय भी सेम कमोबेश स्थिति बनी थी। जाट वोटर्स का कंसोलिडेशन समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं हुआ, ये एक बड़ा फैक्टर था। इस वजह से रणनीतिक तौर पर कहीं, और दूसरा मुस्लिम वोटर्स में एक बड़ा बिखराव देखने को मिला। भाई यहाँ से आप देखिए एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी हैं, बहुत अच्छा वोट मिला। आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी एक समय पर दूसरे नंबर पर ट्रेल कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट, तीसरे नंबर पर सुम्बुल राणा समाजवादी पार्टी से, फिर चौथे नंबर पर बसपा आ रही थी। तो मुस्लिम वोटों में बिखराव, जाट वोटर्स में टूवर्ड्स द भारतीय जनता पार्टी कंसोलिडेशन, ये दो बड़े फैक्टर रहे जिसकी वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल। एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी को अब रणनीति बदलने की जरूरत है? बिल्कुल, आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी, और लखनऊ में बैठ करके आप टिकट फाइनल नहीं कर सकते। एक दौर में बहुजन समाज पार्टी ने ये काम शुरू किया था, और देखिए आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी अर्श से कहाँ तक आज आप आ गई है। 635 वोट मिले हैं नेता छिद्दा को कुंदरकी में, बताइए। बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, और बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनाव जीत चुकी है इस सीट से। तो आप ये समझिए कि जब आप एक ईपी सेंटर बना देते हैं, जब आप कहते नहीं कि फैसले लेने का जब तक आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करते हैं, आप उसको एनालाइज करने के अलग अलग तरीके नहीं खोजते, तब तक आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आपने किसी सीट से आपको किसी कैंडिडेट के बारे में एनालिसिस करना है, रिपोर्ट मंगाना है, तो आप कैडर की रिपोर्ट अलग मंगाइए, आप कैंडिडेट की रिपोर्ट अलग मंगाइए, आप कैंडिडेट की इमेज और परसेप्शन की रिपोर्ट अलग मंगाइए। तब आप उसको बैठ करके जब उसको आपस में मिलान करेंगे, तब वहाँ से एक जिस्ट आपको समझ में आएगा कि हमारा जो डिसीजन है वो उस सीट के लिए कैसा है। ये एक बुनियादी बदलाव समाजवादी पार्टी को करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, और क्या रहा है पर्दे के पीछे की राजनीति क्या है, या फिर जो विश्लेषण निकल कर आ रहे हैं राजनीतिक पंडितों के, वो हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत एक सोच देख रहे हैं आप, देखते रहिएगा। नमस्कार।